Year 2017. Target Julian Assange, the founder of WikiLeaks. Location Ecuadorian Embassy, London. Objective मारना या पकड़ना. Order of origin हाईएस्ट लेवल ऑफ यूएस गवर्नमेंट और CIA. नॉर्मल तौर पे ऐसे टारगेट को पकड़ना आसान होता, बस घर जाने या कॉफी लेते वक्त मार दो. लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि असांज ये सब कुछ पिछले 5 साल से नहीं कर रहा था. जूलियन असांज लंदन के एक्वाडोरियन एम्बेसी में छिपा हुआ था. उसे वहां मारना या पुलिस भेजना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होता और एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाता. तो CIA ने एक नया प्लान बनाया. उन्होंने एम्बेसी के अंदर ही किडनैप करने का सोचा. लेकिन अगर अमेरिका ओपनली एम्बेसी के अंदर घुसता तो दुनिया भर के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती. तो उसने प्लान चेंज किया. असांज को ब्रिटेन के हवाले कर दो. पर अब भी एक रिस्क था. ब्रिटेन उसे वापस यूएस भेजेगा या नहीं. जब कुछ काम नहीं आया तो CIA ने एक और खतरनाक प्लान बनाया. बाकी दुनिया के लिए ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन CIA के लिए ये सोचना नॉर्मल है. इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाके असांज को मारना. पॉइजन, स्नाइपर, एसासिन सब कुछ कंसिडर किया. लेकिन तब एक और प्रॉब्लम आ गई. रसिया को समझ आ गया कि CIA असांज को मारना चाहती है, तो उन्होंने उल्टा प्लान बनाया, असांज को छुपा के रसिया ले जाने का. उनका मानना था कि यह एक डिप्लोमेटिक विन होगी, जैसे एडवर्ड स्नोडेन के केस में हुआ था. रसिया को एक और बार यूएस को एम्बेरस करने का मौका मिलता. और CIA को जैसे ही रशियन प्लान का पता चला तो उन्होंने एसासिनेशन प्लान कैंसिल कर दिए और सोचा कि अगर रसिया उन्हें निकालता है तो उसे कैसे रोका जाए. अगर रसिया असांज को कार के थ्रू निकालता तो CIA कार क्रैश करके गन फाइट करने के लिए रेडी थी. अगर प्लेन के जरिए ले जाने की कोशिश होती तो ब्रिटिश पुलिस प्लेन के व्हील्स को शूट कर देती. और अब ये एक इंटेलिजेंस रेस बन गई थी. US, UK और रसिया सब जूलियन असांज तक पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. एक पॉइंट पर एम्बेसी के आसपास हर इंसान किसी न किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था, चाहे वो स्ट्रीट स्वीपर हो, पुलिस ऑफिसर हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो. पर सवाल यह है कि क्यों, आखिर क्यों इस एक आदमी से इतना डर गया था यूएस गवर्नमेंट कि वो बिल्कुल अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया था और एक फॉरेन एम्बेसी में एक फॉरेन कंट्री के अंदर इसे किडनैप करने या मारने का प्लान्स बना रहा था. ऐसी क्या चीज है जो CIA की हिट लिस्ट में इस इंसान को सबसे ऊपर ले जाती है? आइए पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में. तो मेरा नाम है नीरव और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ जो मिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी, वॉर और क्राइम के बारे में होती है. जूलियन असांज 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और सिर्फ 16 साल की उम्र में एक हैकर बन गया, कोड नेम मेंडेक्स के नाम से. असांज ने काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया था. पेंटागन, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नासा, पैनासोनिक और लॉकहीड मार्टिन. सोचिए, यह सब उसने तब किया जब वो सिर्फ एक टीनेजर था. लेकिन 1999 में उसकी हैकिंग स्ट्रिक खत्म हो गई जब असांज कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को हैक करते हुए पकड़ा गया. 20 साल की उम्र में उसे 2 साल की जेल हुई. लेकिन 1993 में उसके अच्छे बिहेवियर के चलते उसे रिलीज कर दिया गया. उसने अपने हैकिंग स्किल को ऑस्ट्रेलियन पुलिस की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रॉमिस किया. इसके बाद असांज काफी लो की लाइफ जी रहा था. उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में क्लासेस ली और 1999 में एक डोमेन रजिस्टर किया, leaks.org. पर यह डोमेन अगली 7 साल तक अनयूज्ड रहा. फिर साल 2006 में असांज ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसने उसे हर ग्लोबल सुपर पावर के लिए एक नाइटमेयर बना दिया. विकीलीक्स दुनिया के लिए एक गेम चेंजर था. एक प्लेटफॉर्म जो किसी को भी एनोनिमसली अपनी इंफॉर्मेशन या प्रूफ शेयर करने का मौका देता था, स्पेशली क्लासिफाइड सीक्रेट्स. उस वक्त यह काफी रिवॉल्यूशनरी था. सिस्टम काफी सिंपल था. ये एक एनोनिमस गूगल ड्राइव की तरह काम करता था. लेकिन फैमिली हॉलीडेज फोटो की जगह यहाँ टॉप सीक्रेट फाइल शेयर होती थी. असांज और उसकी टीम उन फाइल्स को रिव्यू करते और अगर वो पब्लिश करने लायक होती तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन जैसे बड़े न्यूज एजेंसी को सेल कर देते. और एक इंटरेस्टिंग बात, विकीलीक्स खुद हैकिंग नहीं करता था, वो सिर्फ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते थे. लीगल लूपहोल ये था कि अगर असांज और उसकी टीम हैकिंग में शामिल नहीं होती तो उसका काम टेक्निकली इल्लीगल नहीं होता. इसका एक और बड़ा एडवांटेज था, विकीलीक्स का पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स US कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज हो सकते थे. पहले विकीलीक्स का इम्पैक्ट लिमिटेड था. उन्होंने 2007 में ग्वांटानामो बे प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट के ऊपर एक हैंडबुक पब्लिश किया. फिर 2009 में 5 लाख से ज्यादा 9/11 के टेक्स्ट मैसेजेस रिलीज किए. पर इन चीजों को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला. ये सब बदल गया 2010 में.
United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. What's worse for national security, WikiLeaks or bad US policy? Following the release of the Afghan war logs, WikiLeaks announced it is sitting on over 250,000 US diplomatic cables and plans to release them shortly. 2010 के अप्रैल में विकीलीक्स ने एक वीडियो रिलीज किया जो दुनिया भर में छा गया। ये एक लो क्वालिटी वीडियो था जो एक अपाचे हेलीकॉप्टर के अंदर से लिया गया था जो बगदाद में हुए एयर स्ट्राइक को दिखाता था। ये अटैक 12 जुलाई 2007 को हुआ था। वीडियो को देखने पर पहले कुछ खास नहीं लगता। वो यूएस मिलिट्री का एक एयर स्ट्राइक था जो उन्होंने हथियार लेकर जा रहे सोल्जर के खिलाफ किया था। लेकिन जब आप इसे गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि सोल्जर्स जो हेलीकॉप्टर के नीचे घूम रहे थे वो काफी रिलैक्स लग रहे थे। वो तो एकदम कैजुअली चल रहे थे जैसे उन्होंने आसमान में एक हेवी और लाउड हेलीकॉप्टर को देखा ही ना हो। फिर भी यूएस मिलिट्री का यह कहना था दुश्मन सेना अपने हथियार लेकर हम पे निशाना ताने खड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए अटैक का फुटेज मांगा लेकिन यूएस मिलिट्री ने उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन वही इनक्रिप्टेड फुटेज विकीलीक्स के हाथ लग गई। असांज और उसकी टीम ने उसे डिक्रिप्ट किया और उसका नाम रखा कोलेटरल मर्डर और उसे दुनिया भर में रिलीज कर दिया। ये वीडियो क्लियरली दिखाता था कि जो लोग मर गए थे वो सोल्जर नहीं थे, वो दो निहत्थे जर्नलिस्ट थे, रॉयटर्स के फोटोग्राफर नमीर नूर एल दिन और उसका ड्राइवर सईद चमाग। हेलीकॉप्टर के गनर्स ने उनके कैमरास को वेपन समझकर फायर कर दिया था। वीडियोस में और भी कैजुअलिटीज दिखाई गई जिनमें से ज्यादातर के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे और ये सब यूएस मिलिट्री ने कवर करने की कोशिश की थी। दुनिया भर की मीडिया एजेंसी ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया। Blasting the release of over 90,000 U.S. military records. It came from an organization that didn't exist 5 years ago, WikiLeaks. The WikiLeaks website released nearly 400,000 secret U.S. files on the Iraq war late today. It was the largest leak of classified U.S. files in history. Assange has made WikiLeaks a global force, and for better or worse, exposed what he considers some of the world's darkest secrets. ये सबसे बड़े क्लासिफाइड लीक्स थे जो उस वक्त की हिस्ट्री में हुए थे। विकीलीक्स का नाम अब हर ग्लोबल सुपर पावर के रेडार पर था और सबसे ज्यादा यूएस गवर्नमेंट के। पेंटागन ने विकीलीक्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और उस इंसान को जिसने ये सब इनिशिएट किया था, जूलियन असांज, अब वो एक एनिमी के रूप में देखा जाने लगा था। पर अभी तक असांज सेफ था क्योंकि लीगली उन्होंने कोई भी हैकिंग नहीं की थी। विकीलीक्स सिर्फ एक पब्लिशर था, वो बस रिसीव की गई इन्फॉर्मेशन को लीक करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने असांज के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अगस्त 2010 में जूलियन असांज स्वीडन गया विकीलीक्स के लिए सपोर्ट बिल्ड करने के लिए। कोलेटर मर्डर वीडियो के बाद उसे लग रहा था कि यूएस उसके खिलाफ बदला ले सकता है, इसलिए वो स्वीडन से प्रोटेक्शन लेना चाहता था। लेकिन सितंबर में काफी सीरियस ट्विस्ट आया। स्वीडिश पुलिस ने असांज के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट का अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया। उस वक्त असांज यूके में था। दिसंबर 2010 में उसने खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो बार बार ये इंसिस्ट कर रहा था कि ये एलिगेशंस झूठे हैं। ये काफी कोइंसिडेंटल था कि जैसे ही विकीलीक्स ने यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे एम्बेरेसिंग लीक्स किए, असांज के खिलाफ ऐसे चार्जेस आए जो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे। असांज का कहना था कि स्वीडन का जस्टिस सिस्टम वीक है और वो पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे आ सकता है। उसने स्वीडन की जुडिशियल सिस्टम को एक्सटर्नल पॉलिटिकल मेडलिंग और रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से वीक डिस्क्राइब किया। लेकिन स्वीडिश लॉ के एक लूपहोल ने असांज के आर्गुमेंट्स को काफी वीक बना दिया। स्वीडिश लॉ के मुताबिक किसी पॉलिटिकल क्राइम के लिए एक्सट्रेडिशन अलाउड नहीं थी, यानी असांज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जाया सकता था। पर असांज को यकीन था कि अगर वो स्वीडन गया तो यूएस उसे वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर से ढूंढ लेगा। 30 मई 2012 को यूके सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जूलियन असांज को स्वीडन एक्सट्रेडिट किया जाएगा, जहां उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशन का ट्रायल होना था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अनाउंस हुआ, असांज एकदम से गायब हो गया। ब्रिटिश अथॉरिटी को यह कंफर्म था कि वो यूके के अंदर ही है, पर उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। जब तक सब उसे ढूंढ रहे थे तब तक असांज ने अपना प्लान भी स्टार्ट कर दिया था। वो लंदन के इक्वाडोरियन एम्बेसी के अंदर था और इक्वाडोर गवर्नमेंट से असाइलम नेगोशिएट कर रहा था। 16 अगस्त 2012 को इक्वाडोर के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जूलियन असांज को असाइलम मिल गया है
हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जल्दी से जल्दी सेफ पैसेज के लिए गारंटी देगा और वो उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करेगा जो उसने पास्ट में साइन किए हैं। एम्बेसी के छोटे से ऑफिस को असांज के लिए एक टेम्पररी घर में बदल दिया गया। वहाँ एक बेड, शावर, ट्रेडमिल, किचन का सामान और कंप्यूटर था। अगर उसके लॉयर, थेरापिस्ट या पर्सनल ट्रेनर उसे मिलने आते तो उन सभी को कंबाइंड स्पेस यूज करना पड़ता। बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। एम्बेसी के बाहर ब्रिटिश पुलिस 24/7 उसे अरेस्ट करने के लिए रेडी थी अगर वो एक भी कदम बाहर रखता। और ऐसे ही असांज वहाँ 5 साल तक फंसा रहा। 2017 तक असांज का केस यूएस के लिए ऑब्सेशन बन गया था। उसके लीक ने सिर्फ यूएस मिलिट्री को एम्बेरस नहीं किया था बल्कि उनका साइबर सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस भी हिला दिया था। 7 मार्च 2017 को विकीलीक्स ने एक और काफी डैमेजिंग लीक किया। इसको उन्होंने नाम दिया वॉल्ट 7। वॉल्ट 7 लीक्स ने CIA के हैकिंग डिवीजन को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स थे जो दिखाते थे कि CIA कैसे हैकिंग टूल का यूज करके फोन, टीवी और सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। ये लीक CIA के लिए एक बड़ा स्लैप था। एजेंसी ऑफिशियल्स जो विकीलीक्स का मजाक उड़ाते थे और स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के सिक्योरिटी लूपहोल्स को क्रिटिसाइज करते थे, अब उनका अपना घर एक्सपोज था। वॉल्ट 7 ने उनकी प्राइड को एकदम मिट्टी में मिला दिया था। CIA ने डिसाइड किया कि अब रिवेंज लेना जरूरी है और उनका एक ही टारगेट था, जूलियन असांज। 13 अप्रैल 2017 को CIA डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि विकीलीक्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है जो रशिया जैसे हॉस्टाइल स्टेट के लिए काम कर रही है। उसके बाद पोम्पियो ने CIA ऑफिसर को एक खुला ऑर्डर दिया, सब कुछ अलाउड है, मैं वॉशिंगटन में लॉयर्स का ध्यान रख लूंगा, मुझे सिर्फ ऑपरेशनल आइडियाज चाहिए। और ये वही ऑर्डर्स थे जिनकी वजह से CIA ने पॉइजनिंग, स्नाइपर्स और एम्बेसी गन फाइट जैसे प्लान्स बनाए। लेकिन कुछ भी प्लान्स काम नहीं आया, सिर्फ इस वजह से कि वॉशिंगटन के लॉयर्स ने मना कर दिया। ये मना करने की वजह ये नहीं थी कि मर्डर गलत है, सिर्फ ये था कि लीगली और पॉलिटिकली ऐसे स्टेप एक डिजास्टर बन सकते थे। ये दुनिया के लिए एक ग्लोबल स्कैंडल बन जाता अगर असांज को मार दिया जाता। असांज का सफर दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। लोग खुद को अथॉरिटीज के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा प्राइस होता है। असांज की लाइफ इक्वाडोरियन एम्बेसी में भी आसान नहीं थी। 6 साल तक एक कंबाइंड स्पेस में रहना किसी के लिए भी मेंटली और फिजिकली घुटन जैसा होता है। 2018 तक इक्वाडोरियन गवर्नमेंट भी उससे थक चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक असांज अपनी कैट मिची का ध्यान नहीं रखता था और उसका बिहेवियर एम्बेसी स्टाफ के लिए इरिटेटिंग बन गया था। इसके अलावा विकीलीक्स ने इक्वाडोरियन के नए प्रेसिडेंट लेलिन मोरेनो के ऊपर एक करप्शन स्कैंडल एक्सपोज किया जिसने यह सिचुएशन और भी बिगाड़ दी। जुलाई 2018 में प्रेसिडेंट मोरेनो ने ऑफिशियली बोला कि वो असांज को एम्बेसी से निकालना चाहते हैं, जैसा ही उनके लिए एक सेफ एग्जिट इंश्योर हो। 2 अप्रैल 2019 को प्रेसिडेंट लेलिन मोरेनो ने अनाउंस किया कि असांज अब एम्बेसी में नहीं रह सकते। असांज ने असाइलम के टर्म्स तोड़ दिए थे। विकीलीक्स के कुछ नए लीक्स जो इक्वाडोरियन लीडरशिप के खिलाफ थे, उन्होंने सिचुएशन और भी खराब कर दी। 9 दिन बाद 11 अप्रैल 2019 को इक्वाडोरियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पुलिस को एम्बेसी के अंदर इनवाइट किया और फिर असांज को उनका असाइलम कैंसिल होने के बाद तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उसी दिन असांज को बेल तोड़ने का दोषी पाया गया और 50 वीक्स की जेल सेंटेंस सुनाई गई। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के लिए यह वक्त था अपनी चाल चलने का। असांज पर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का चार्ज लगाया गया। 1 महीने के बाद जब असांज अपनी जेल की सजा काट रहे थे तो यूएस गवर्नमेंट ने चार्जेस की लिस्ट में और 17 नए चार्जेस जोड़ दिए। ये नए चार्जेस स्पिनोएज एक्ट के अंडर थे और इनका मैक्सिमम पनिशमेंट था 117 साल की जेल। असांज का काम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना जो काफी जर्नलिस्ट की तरह क्लासिफाइड लीक्स पब्लिश करता था, लेकिन अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बनाया जा रहा था। असांज को इक्वाडोरियन एम्बेसी में छिपाने के बाद 2019 में यूके के बेलमार्श प्रिजन में डाल दिया गया था, जब यूएस ने उसकी पकड़ के लिए प्रेशर डालना शुरू किया था। लेकिन जून 2024 में असांज को एक प्ले डील के थ्रू रिलीज कर दिया गया। इस डील के तहत यूएस सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने का चार्जेस ड्रॉप किया गया, जिसमें इराक और अफगानिस्तान वॉर के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करने की वजह से उनको चार्ज किया गया था। अक्टूबर 2024 में स्ट्रेसबर्ग में असांज ने अपने केस पर बात की और दुनिया के लिए अपने थॉट्स शेयर किए। उसने कहा कि अगर आज वो फ्री है तो वो जर्नलिज्म की वजह से है, ना कि सिस्टम के काम करने की वजह से। जूलियन असांज ने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना दिया था।
और उसने दुनिया को बता दिया कि किस तरह एक इंसान सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, आगे चल के असांज का रोल क्या होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।